Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. In the series of PGT Computer Science KVS, this is our first question. So question here is, which of the following most accurately describes multiple inheritance? So सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मैं यहाँ पर एक उप्स लैंग्वेज का एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया एग्जांपल जावा का। अब हमारे पास में एक क्लास है जिसका नेम है क्लास 1। अब इस क्लास 1 के अंदर कुछ मेंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स है। ओके, क्लास 1 के अंदर कुछ फंक्शंस है क्लास 1 के अंदर। अब हमारे पास में वन मोर क्लास है, डेट इज़ क्लास 2। अब ये मान के चलिए कि जो क्लास 2 है उस क्लास 2 ने इनहेरिट किया हुआ है क्लास 1 को। तो इसका मीनिंग क्या है, क्लास 1 के पास जो भी प्रॉपर्टी है अब उस प्रॉपर्टी पे क्लास 2 का भी अधिकार है। अब प्रॉपर्टी मीन्स क्या, क्लास 1 के पास वेरिएबल्स है, फंक्शंस है, तो इनको अब क्लास 2 भी एक्सेस कर सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। लेकिन क्वेश्चन में बात हो रही है मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन C++ प्रोग्रामिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। अब सेम एग्जांपल में यहाँ पे लेके चलता हूँ। हमारे पास में क्लास है 2। अगर इस क्लास 2 ने क्लास 1 को इनहेरिट करके रखा हुआ है, इसी क्लास 2 ने क्लास 3 को इनहेरिट करके रखा हुआ है, इसी क्लास 2 ने क्लास 4 को इनहेरिट करके रखा हुआ है, मीन्स एक क्लास ने मोर देन वन क्लास को इनहेरिट करके रखा हुआ है। सो दिस इज नाउन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यदि हम यहाँ पर C++ के एग्जाम्पल से मैच करके देखें, तो इन 4 एग्जाम्पल्स में से जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो हमारे आंसर को मैच करता है, मीन्स हमारे कॉन्सेप्ट को मैच करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमें दिया गया है ब्लैंक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू पोजिशन द रीड राइट हेड ऑफ ए हार्ड डिस्क ऑन अप्रोप्राइट सेक्टर। सो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में एक हार्ड डिस्क है और यहाँ पर कुछ सेक्टर्स बने हुए, जैसे सेक्टर 10 यहाँ पर है, सेक्टर 15, सेक्टर 30, सेक्टर 50, सेक्टर 70, सेक्टर 90 एंड सेक्टर 100। अब हमें जाना है सेक्टर 90 पे, और जो हेड है वो है अभी सेक्टर 10 पे। सो 90 पे जाने के लिए जो सेक्टर हमारे पास है, पहले 10 से 15 पे जाएगा, देन 30 पे जाएगा, मीन्स इस तरीके से मूव होते होते कहाँ पे जाएगा, 90 पे जाएगा। ओके, सो वन बाय वन किसी सेक्टर को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि अप्रोप्राइट सेक्टर पे हेड को लेके जाना है। ओके, तो 10 से लेके 90 पे यदि आप देखेंगे तो एक तरह का एंगल बन रहा है। 10 से लेकर 90 पे पहुंचने में एक तरह का एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल है उसमें जो डिले लगता है, जो टाइम लगता है, ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल लेटेंसी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, रोटेशनल लेटेंसी, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी एलियासिंग is important to improve the readability of text it deals with the। सो यदि हम एंटी एलियासिंग को देखें, ओके, सो तो ये टेक्निक है जो कि एंटी एलियासिंग, ओके, मैं सिंपल में आप बोल देता हूँ कि जो कि एलियासिंग इफेक्ट को रिमूव करने के काम में आता है। एलियासिंग इफेक्ट, इसे रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है एंटी एलियासिंग, जो कि एक टेक्निक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर एलियासिंग इफेक्ट क्या है। सो जब जैग्ड एजेस शो होती है, ओके, अभी हम सिंपल बोल देते हैं जैगिस, जब जैगिस अपीयर्स होते हैं इसे कहा जाता है एलियासिंग इफेक्ट। इन्हीं को रिमूव करने के लिए एंटी एलियासिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन ये इफेक्ट दिखते कहाँ पे हैं, ये दिखते हैं इमेजेस के अंदर। मीन्स ये जो सब क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन है कंप्यूटर ग्राफिक्स से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिक्लेयर द वर्जन ऑफ XML द करेक्ट सिंटेक्स इज। सो फर्स्ट हम फुल फॉर्म देख लेते हैं XML का, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, जैसे मार्कअप लैंग्वेज है XML, ऐसे ही HTML भी एक लैंग्वेज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अभी हमको वर्जन दिखाने के लिए किस सिंटेक्स का यूज़ किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन डी तो कहीं से कहता कि आंसर में है ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग ही क्वेश्चन मार्क से होती है। ऑप्शन सी भी आंसर नहीं है। अब यदि हम लोग ए और बी के अंदर देखें, सो जो ए है वो इस जगह पे फेल हो गया जब हमने 1.0 बताया वर्जन। सो ऑप्शन ए भी यहाँ पर आंसर नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज सेट टू बी ब्लैंक एंड यूजर इंटरेक्टिव व्हेन यूजर्स आर गिवन नेविगेशनल कंट्रोल। सो इसका करेक्ट आंसर है नॉन लीनियर। आखिर नॉन लीनियर होता क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। सो जब मीडिया से कंज्यूमर इंटरेक्ट हो पाता है, अब मीडिया से कंज्यूमर इंटरेक्ट होता है मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई शो देखना है, तो यूज़र के ऑन डिमांड यदि वो शो दिखाया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर मीडिया प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे शो को दिखाना है, यहाँ पे कोई वीडियो गेम यदि हम लोग ऑनलाइन प्ले करें या कोई भी गेम प्ले करें, या पे किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स है, नॉन लीनियर के, जिसके अंदर कंज्यूमर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है मीडिया से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए सिंगल कंटिन्यूस स्पाइरल ग्रुप। सो यदि हम देखें तो इसका आंसर आता है CD-ROM। CD-ROM भी आंसर है। DVD भी इसी कैटेगरी में आता है। यदि हम ब्लू रे ड्राइव्स की बात करें तो ब्लू रे ड्राइव भी इस आंसर को सपोर्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रॉम एड XY इज। सो सबसे पहले हम एड्रेसिंग मोड के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या बोलता है कि कुछ इस तरीके से, यहाँ पर होता है ऑपकोड और यहाँ पर होता है ऑपरेंड। सो एड्रेसिंग मोड इज अ वे जो कि इंस्ट्रक्शन को ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने में मदद करता है। जैसे हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही ऑपरेंड हो सकता है किसी मेमोरी के अंदर ऑपरेंड को रखा हो और उस मेमोरी से ऑपरेंड को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़े, किसी मेन मेमोरी की बात हो रही है। हो सकता है कि किसी रजिस्टर के अंदर ऑपरेंड रखा हो और रजिस्टर से ऑपरेंड को एक्सेस करने की बात हो रही हो। सो डिफरेंट टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं जो ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने में मदद करते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे एब्सोल्यूट, इनडायरेक्ट, इमीडिएट और इंडेक्स। हमसे क्या पूछा गया है, द एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म एड XY इज। सो इसका करेक्ट आंसर है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। वैसे हमको 4 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स यहाँ बताए गए हैं, इसके अलावा भी होते हैं। जैसे अगर आप देखें डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड या फिर रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट का नाम यहाँ पर है और एक रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है गार्बेज कलेक्शन। मीन्स जैसे हम लोग कंप्यूटर साइंस के तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है गार्बेज कलेक्शन। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जावा के कंटेक्स्ट में गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। हम सिंपल कुछ इस तरीके से समझते हैं। गार्बेज कलेक्शन इज नथिंग बट एक तरह का स्टोर रूम है।
ठीक, जहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से कुछ अनवांटेड या वांटेड चीज़ें रखी हुई है कि स्टोर रूम हमारे सामने है। ओके, और एक मेमोरी है, जैसे x इक्वल टू हमारे पास में रखा हुआ है 10, मेमोरी में क्या रखा है 10। अब फॉर एग्जांपल y नाम की मेमोरी है, बट y के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर y में कोई डेटा नहीं है तो इस केस में क्या होगा कि स्टोर रूम से गार्बेज से उठ के कोई भी गार्बेज वैल्यू इस जगह पे आ जाएगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज कलेक्शन। सो इधर मीन 4 ऑप्शंस के अंदर देखें, ऑप्शन बी हमारे इस कॉन्सेप्ट से मैच करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, मीन्स हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट पढ़ा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट होगा या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके क्वेश्चन होगा। मीन्स मैं बात कर रहा हूँ ACPM की। तो वहाँ पर हमने देखा है एक HDLC करके टॉपिक होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो HDLC क्या बोलता है कि सबसे पहला जो फेस है वो होता है एनालिसिस का, देन इसके बाद जो सेकंड फेस आता है वो होता है डिज़ाइन का, थर्ड फेस कोडिंग के लिए होता है, देन फोर्थ फेस टेस्टिंग के लिए होता है, देन इसके बाद जो नेक्स्ट फेस होता है ओके वो मेंटेनेंस के लिए होता है। तो ये क्या है हमारा HDLC की लाइफ साइकिल। यदि हम 4 ऑप्शंस के अंदर देखें तो D तो मैच ही नहीं कर रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में डिज़ाइन दे दिया है, C भी मैच नहीं कर रहा है। अगर B और A के अंदर हम लोग देखें तो मेंटेनेंस के बाद टेस्टिंग आ गया है B के अंदर, तो B भी हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा है। सो बचा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन A हमारा आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स इंडिकेट। यदि हम लोग देखें प्रोग्राम काउंटर क्या है, दिस इज अ रजिस्टर। और रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज नथिंग बट CPU मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जो कि CPU के अंदर ही लोकेट होती है। मैं सिंपल में यहाँ पे बोलता हूँ रजिस्टर्स रेसाइड इनसाइड CPU। सो प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर। अब प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है, अब यदि मान लीजिए कि हमारे पास मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन I1 है, इंस्ट्रक्शन I2 है, इंस्ट्रक्शन I3 है, इंस्ट्रक्शन I4 है एंड सो ऑन। ओके, और एक प्रोग्राम काउंटर हमारे पास में है, दिस इज PC। प्रोग्राम काउंटर बताता है कि नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है कि अभी I1 चल रहा हो तो नेक्स्ट बारी वो बताएगा I2 की है, और जब I2 एग्जीक्यूट में आएगा तो बताएगा कि नेक्स्ट I3 की बारी है। मीन्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोग्राम काउंटर का। अगर हम लोग 4 ऑप्शंस के अंदर देखें, सो ऑप्शन C हमारे आंसर से मैच कर रहा है, द एड्रेस वेयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड। सो ये था पार्ट 1। ओके, अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो KVS PGT कंप्यूटर साइंस के अंदर आ चुके हैं। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।